हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। तो फाइनली ईपीएफओ की तरफ से एक और बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आई है। ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए टोटल 2674 वैकेंसीज रिलीज की गई है। चलिए सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ बात करेंगे कि सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है एक ईपीएफओ एसएससी की, वो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है इसके बाद इस एसएससी के बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो टोटल 2674 वैकेंसीज रिलीज की गई है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट में। यहाँ एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई भी टाइपिंग अगर आपको आती है तो हो जाएगा। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, एंड अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो तो हिंदी की टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। देखिए जो वैकेंसी निकली हुई है टोटल 2674 वैकेंसी है, एंड ये रीजन वाइज रिलीज की जाएगी, यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी अलग अलग रहेगी। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो भी रीजन वाइज बनेगा। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ लेवल 5 का पे स्केल आपको मिलता है, यानी कि आपकी बेसिक पे 29,200 रहेगी। डीए, एचआरए एंड बाकी अलाउंसेस कैलकुलेट करने के बाद सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है। सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा दूंगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि ईपीएफओ एसएससी की एग्जाम क्या आईबीपीएस करवाने वाली है, तो नहीं, आईबीपीएस इसकी एग्जाम नहीं करवाएगी, इसकी एग्जाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाने वाली है। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है एंड सिलेबस है ये एग्जैक्टली बैंकिंग एग्जाम्स के जैसा ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, मेंस क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगी, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग रहेगा। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हो, प्रीलिम्स की पैटर्न देख सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, एंड इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। मेंस की बात करें तो मेंस में रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होगा, और डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम भी सेम डे होगा। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट होगी, यानी कि लेटर राइटिंग, प्रेसाइज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो टोटल आपका जो मेंस एग्जाम होगा ये 2 आवर्स 45 मिनट्स का रहेगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। टाइपिंग की जो आपकी स्पीड रहेगी, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए, एंड हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी पीएसयू में वर्क कर रहे हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क कर रहे हो तो उसके कंपैरिजन में ये जॉब ज़्यादा ही बेटर है, ज़्यादा स्टेबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स को वर्क के बारे में जानना रहता है कि वर्कलोड कितना रहता है, वर्क प्रेशर कितना रहता है। तो ये ईपीएफओ एसएससी की जो जॉब प्रोफाइल रहती है इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा कि आपको क्या क्या काम करना होता है। देखिए यहाँ पे जो ड्यूटी पैटर्न रहती है केवल 5 डेज़ की रहती है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे कंप्लीट आपका ऑफ रहता है, एंड जो वर्कलोड रहता है ये भी बाकी जॉब्स के कंपेरिजन में काफ़ी कम रहता है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, वैकेंसी ज़्यादा निकली हुई है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा है। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हो ये है एक ईपीएफओ एसएससी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, डेजिग्नेशन एसएससी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, और यहाँ पे जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है बेसिक पे 29,200 का आपको मिलेगा। बेसिक पे के अलावा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। तो डीएनएस अलाउंस डीए मिला हुआ है 11,096 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 2,484 रुपीज़, एचआरए मिला हुआ है 5,418 रुपीज़। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड एचआरए ये लोकेशन वाइज वेरी करता है, तो आपकी पोस्टिंग अगर एक्स क्लास सिटी में होगी तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो ज़्यादा रहती है, वहीं अगर आपकी पोस्टिंग किसी जेड क्लास सिटी में रहती है तो आपकी जो सैलरी रहेगी, जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनेगा एंड एचआरए बनेगा, ये थोड़ा कम बनेगा। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है 2,000 रुपीज़ मिला हुआ है। तो यहाँ टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनी है ये बनी है 50,198 रुपीज़। अब अगर डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पेंशन का डिडक्शन हुआ है 4,030 रुपीज़। इसके अलावा कुछ बी फंड एंड आरसी वगैरह डिडक्ट हुआ है 50 रुपीज़ का, एंड
यूनियन की डिडक्शन हुआ है 25 रुपीज़, सोसाइटी में डिडक्शन हुआ है 1050 रुपीज़, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज़, यानी कि जो टोटल डिडक्शन है, नेट डिडक्शन हुआ है 5405 रुपीज़। अब अगर बात करें इन हैंड सैलरी की, तो इनकी मंथली इन हैंड सैलरी बनती है 44,793 रुपीज़। तो आप यहाँ समझ सकते हो, जब आप EPFO में एज SSA ज्वाइन करोगे तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 45,000 के अप्रॉक्स रहेगी, और जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 50,000 से प्लस ही हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा निकली हुई है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ऑलरेडी आप जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो वही सेम सिलेबस रहने वाला, एग्जाम पैटर्न भी सेम रहने वाला है, बस इसके ऊपर थोड़ा फोकस आपको करना होगा, फोकस होकर प्रिपरेशन करना होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ जानना है और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।